सल्तनत काल का तीसरा वंश देख लेते हैं, तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। तो जो गयासुद्दीन था, जो अलाउद्दीन के समय में जो लिया गया अमीरों की भूमि था, उसे जो है वापस लौटा दिया। और इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। तो किसने सिंचाई के लिए कुएं और नहर का निर्माण कराया था? कुएं और नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। तो गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने कुएं और नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार कुआं और नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। तो दिल्ली के समीप स्थित जो पहाड़ियां हैं उन पर तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। तो रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ। रोमन शैली में निर्मित जो तुगलकाबाद नगर बसाया था, उसमें रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग रोमन शैली में निर्मित एक दुर्ग का निर्माण हुआ था तुगलकाबाद नामक नगर में। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो तुगलकाबाद नगर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, उसमें रोमन शैली में निर्मित एक दुर्ग का निर्माण किया था। इसी दुर्ग को ही, रोमन शैली का जो दुर्ग है, उसे ही छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल का अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक जो पश्चिम बंगाल से बंगाल से अभियान करके लौट रहा था, तो जूना खां ने निर्माण कराया था लकड़ी का महल। लकड़ी का महल में वो गया जिसको जूना खां ने बनवाया था। जूना खां द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में गया, तब तक वो लकड़ी का महल गिर गया और उसमें दबकर इसकी गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पर है कि जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो जाती है, तो जो जूना खां या उलुग खां, इसी ही कहते हैं, जो जूना खां ने ही लकड़ी के निर्मित महल का निर्माण कराया था ना, उसी का ही नाम उलुग खां भी था। तो उलुग खां या जूना खां, जब ये गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक, वो तो गयासुद्दीन तुगलक था, ये मोहम्मद बिन एम से MBT, इसका नाम हम रख लेते हैं MBT। ये गयासुद्दीन तुगलक और ये MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मुँह से MBT से तुगलक, MBT के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1325 में बैठा दिल्ली के सिंहासन पर। और यहाँ पे देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक MBT द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं MBT ने बनाया था। दोआब के क्षेत्रों में कर वृद्धि MBT ने किया था। दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि MBT ने किया था। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 MBT, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 MBT। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन MBT ने किया। खुरासान एवं कराचिल का अभियान MBT ने किया। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित जो MBT था, MBT सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। MBT सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और योग्य व्यक्ति था। एक बार और इसे देख लेते हैं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि MBT के काम है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन MBT का है। खुरासान एवं कराचिल का अभियान MBT का है। क्या हो गया? फिर यहाँ देख लेते हैं आगे।
फिर यहाँ पर है कि एमबीटी को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण एमबीटी को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है। तो किसे स्वप्नशील कहा जाता है? एमबीटी को। पागल, रक्त पिपासु एमबीटी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सनक भरी इसकी योजनाएं होती थी और क्रूर कृत्य होते थे और इस दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखता था। इसीलिए इसे एमबीटी को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है। एमबीटी को। एमबीटी ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तो अमीर कोही कृषि, कोही मतलब होता है कृषि, अमीर कोही, कोही मतलब होता है कृषि, एमबीटी करता है। एमबीटी के समय में अमीर कोही, कोही मतलब होता है कृषि, एमबीटी के समय में एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में और स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। तो एमबीटी ने क्या किया कि जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से देवगिरी में कर दिया और देवगिरी का नाम रख दिया दौलताबाद। एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में किया और देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। और एमबीटी अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। जो मलिक होते थे उनके सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में दूसरा गर्मी में। तो जो उसके प्रत्येक मलिक थे उनको सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था एमबीटी, एक जाड़े में देता था, एक गर्मी में देता था। कहा जाता है कि डाक प्रबंधन के द्वारा एमबीटी के लिए ताजे फल डाक प्रबंध के द्वारा एमबीटी के लिए ताजे फल खुरासान से आते थे। एमबीटी को ताजे फल खाने के लिए खुरासान आते थे और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। डाक प्रबंध के द्वारा मंगवाया जाता था। एमबीटी के लिए ताजे फल खुरासान से मंगवाया जाता था और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था एमबीटी के लिए। तो सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत एमबीटी ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए। तो सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए एमबीटी ने तांबे का सिक्का चलाया। तांबा बरनी कहता है कि तांबे का सिक्का चलाया और फरिश्ता कहता है कि कांसे का चलाया। बरनी कहता है तांबे का चलाया, फरिश्ता कहता है कांसे का चलाया। जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने एमबीटी को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। तो किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? एमबीटी को। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसे दी गई थी? एमबीटी को। प्रिंस ऑफ मनियर्स, मनी मतलब पैसा, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको संज्ञा दी? एमबीटी को। और किसने दिया था? एडवर्ड थॉमस ने दिया था। एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एमबीटी को दी। अफ्रीकी मोरक्को यानी इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। मोरक्को, तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा किसी इब्न बतूता को चीन भेजा गया। इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। इब्न बतूता की पुस्तक रहला, इब्न बतूता रहला में मोहम्मद तुगलक के बारे में, मतलब एमबीटी के बारे में एमबीटी के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसमें अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनियों के बीच एक स्त्री की सती होने का दृश्य का वर्णन किया है। तो इब्न बतूता की जो रहला की बुक है, इब्न बतूता रहला की बुक है, उसमें एमबीटी के समय में नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया गया। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान ने से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये रहला इब्न बतूता कहता है कि ये जो है इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। और एक ध्यान देने वाली बात है कि इब्न बतूता अफ्रीकी था, मोरक्को से आया था। ये एमबीटी के समय में की बात है। मोहम्मद तुगलक यानी कि एमबीटी के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। और एमबीटी के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत की कथा का फारसी, जो संस्कृत कथाएं थे, जिया नक्शबी का काम था कि वो संस्कृत जो कथाएं होती थी उनको फारसी में अनुवाद करता था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था।
और जियानक्सबी ने संस्कृत की जो कथाएं थी उनको फ़ारसी में अनुवाद किया था। और ये जो बुक थी वो उसका नाम तूतीनामा था। तूतीनामा था जिसमें एक तोता, इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहड़ी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। तो तूतीनामा में क्या है, तूतीनामा मतलब तोता। तोता एक ऐसी विरहड़ी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है और वो विरहड़ी परेशान है, इसके बारे में है। मोहम्मद तुगलक यानी कि एमबीटी ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। तो जिन प्रभु सूरी कौन थे, जैन थे। जिन प्रभु सूरी कौन थे, जैन साधु थे। जिन प्रभु सूरी कौन थे, जैन साधु थे। और किसके समय में आए थे, एमबीटी के समय में। जिन प्रभु सूरी कौन थे, जैन साधु थे और एमबीटी के समय में आए थे, एमबीटी के समय में ही आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। तो एमबीटी की मृत्यु हो जाती है, सिंध जा रहा था, एमबीटी सिंध जा रहा था और वहीं पे थट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु हो जाती है, एमबीटी की मृत्यु हो जाती है। एमबीटी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना कर दी। एमबीटी के समय में ही, एमबीटी का समय चल रहा था उसी समय दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। उन्होंने 1336 ईस्वी में, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पे है कि जो दक्षिण में कर्नाटक वाला एरिया, नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, उस एरिया में विजयनगर की स्थापना की हरिहर और बुक्का ने। और महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहाँ पे बहमनी वंश की स्थापना की, बहमनी राज्य की स्थापना की अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में और ये 1300 विजयनगर 1336 में, बहमनी 1347 में इसकी स्थापना की गई थी एमबीटी के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो एमबीटी की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, एमबीटी की मृत्यु हो जाती है तो बदायूनी लिखता है अपनी बुक में लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। एमबीटी शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो एमबीटी किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का। एमबीटी किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। एमबीटी किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। तो पहला ऐसा शासक था एमबीटी, पहला ऐसा शासक था एमबीटी जो है अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। तो एमबीटी जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में गया और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। और बहराइच में सालार मसूद गाजी में, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच में सालार मसूद गाजी, बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया एमबीटी। मकबरे में गया और फिर उसके बाद यहाँ पे है कि एमबीटी ने बदायूं में मीर मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अर्जुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। तो किसके कब्र पर मकबरे बनवाए थे, बदायूं में मीर मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा एमबीटी ने बनवाया था। मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा एमबीटी ने बनवाया। अर्जुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। तो ये पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इनके मकबरे का निर्माण कौन कराया था, एमबीटी ने कराया था। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। तो जब ये एमबीटी की डेथ हो जाती है तो फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठता है दिल्ली में। राज्याभिषेक दिल्ली में होता है और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी जाती है। और खलीफा इसे जो कासिम अमीर उल मोमिन कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 खराज, मतलब कि जो है फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठता तो 24
कष्टदायक जो करें होती हैं उन्हें समाप्त कर देता है। केवल 4 कर ही लगाता है, खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। खराज होता था लगान, खराज का मतलब होता है लगान, खराज का मतलब होता है लगान। खुम्स मतलब लूट, युद्ध में लूट का धन, खुम्स मतलब युद्ध में लूट का धन, खुम्स मतलब युद्ध में लूट का धन। और जजिया एवं ज़कात को वसूलने का आदेश दिया। तो खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, ये फिरोज तुगलक के समय में, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया लागू कौन किया था? जजिया। तो जजिया है कि ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर है, फिरोज तुगलक के समय में लगा था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। तो सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। तो फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। 1 2 3 4 5 नहरें निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार फिरोजाबाद दिल्ली में है, फतेहाबाद जौनपुर फिरोजपुर आदि प्रमुख है। तो फिरोज तुगलक ने किसके किसके हिसार फिरोज तुगलक ने स्थापना किया। फिरोजाबाद जो है अभी है वो फिरोज तुगलक ने बनाया दिल्ली में है। ये फतेहाबाद जो है फतेहाबाद ये भी फिरोज तुगलक ने बनाया। जौनपुर फिरोज तुगलक ने, फिरोजपुर फिरोज तुगलक ने यही है। फिर इसके शासनकाल में खिजराबाद टोपरी गांव में एवं मेरठ से खिजराबाद टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लेकर दिल्ली में स्थापित किया गया। तो फिरोज तुगलक के समय में फिरोज तुगलक के समय में क्या हुआ? तो खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव से और मेरठ से, जो टोपरा गांव से खिजराबाद में, टोपरा गांव से और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक खिजराबाद टोपरा गांव से, एक मेरठ से, वहाँ से अशोक के 2 स्तंभ को ला करके दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। तो दीवान खैरात की स्थापना, खैरात मतलब होता है कि जो अनाथ मुस्लिम महिलाएं हैं, विधवा हैं, जो लड़कियों की सहायता के लिए ये दीवान खैरात होता था और इसे फिरोज तुगलक ने बनाया था। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक की थी के समय में थी। सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी? फिरोज तुगलक के समय में थी। दास सबसे अधिक किसके समय में थे? फिरोज तुगलक के समय में थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। तो दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान मतलब होता है बंदगान मतलब होता है दास, बंदगान मतलब दास, फिरोज तुगलक बंदगान मतलब दास फिरोज तुगलक के समय में हुआ। सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया और इसके सैन्य पद जो होते थे वो वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही, तो किसकी आत्मकथा है? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात एफ फुतुहात फिरोज शाही फिरोज तुगलक का है की रचना की। इसने जियोद्दीन बर्नी एवं शमसी राजा फीम को अपना संरक्षण दिया। तो इसने बर्नी को दिया, शमसी राजा फीम दो जो है पोएट समझ लीजिए या फिर लेखक समझ लीजिए, इनको जो है कवि समझ लीजिए या राइटर, इनको जो है अपने संरक्षण दिया। तो बर्नी को, सिराज को, शमसी राजा फीम को अपना संरक्षण दिया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया। दलायत फिरोज शाही तो जो ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूट लिया, इसने क्या करवाया कि ज्वालामुखी मंदिर का पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों को लूट लिया और उसमें से कुछ का फारसी में अनुवाद कराया। किससे करवाया? अपाउद्दीन द्वारा। और दलायत फिरोज शाही नाम से अपाउद्दीन द्वारा इसे फारसी में विद्वान फारसी लैंग्वेज में अनुवाद कराया। यहाँ पे है, इसने चांदी और तांबे के मिश्र से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा और विक कहा जाता है। चांदी और तांबे के मिश्रण से, तो अद्धा और विक किसका मिश्रण होता था? चांदी और तांबे का मिश्रण होता था। अद्धा और विक फिरोज तुगलक, अद्धा विक का सिक्का फिरोज तुगलक के समय में था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिर फिरोज के काल में निर्मित खाने जहाँ तेलंगाना के मकबरे की
मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। तो फिरोज तुगलक के समय में खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन गद्दी पर बैठा, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक गद्दी पर बैठता। इसके पश्चात इसकी शासन में दिल्ली से पालम तक ही रह गया। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसरसक जो पूर्वाधिपति था की उपाधि से धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर में जौनपुर की उसका नाम था मलिक सरवर। जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उपाधि क्या थी? मलिक कुसरसक की उपाधि थी। फिर उसके बाद हम चौथा वंश देखते हैं। सल्तनत काल का चौथा वंश सैयद वंश था और 1414 से 1451। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपनी कुरैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। तो जब यहाँ से तैमूरलंग लौट रहा था, भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। तो जो खिज्र खां होता था कि यहाँ पे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर में शासन करता था और यहाँ से जो कर होता था उसके तैमूरलंग के जिनका पुत्र था शाहरुख को भेजता था, कर उसके पास भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां था, उसने शाह की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो खिज्र खां के बाद मुबारक खां, खिज्र खां के बाद आता है उसका बेटा मुबारक खां ने यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। मुबारक खां ने ही यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक का नाम है तारीख़ मुबारक शाही और मुबारक खां ने संरक्षण दिया था, इसीलिए यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही की नाम की पुस्तक लिखी थी। में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। सैयद वंश के विषय में जानकारी तारीख़ फिरोज शाही में लिखी, मुबारक शाही ने लिखी है और जिसके लिखा था यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। यमुना नगर के किनारे जो यमुना का जो किनारा है, नदी है, जो यमुना नदी है, उसके किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने कराई थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर अंतिम शासक जो सैयद वंश का जो अंतिम शासक इम्पोर्टेंट शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था और सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक चला। और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। फिर इसके बाद हम पांचवा वंश देख लेते हैं कि सल्तनत काल का पांचवा वंश अंतिम वंश है और छोटे मोटे वंश है फिर जो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, और ये है सल्तनत काल में हम देख लेते हैं लोधी वंश, पांचवा जो है
लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। वह 9 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। तो अफगान राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने कराई थी? अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के चलाए थे। तो बहलोल लोधी ने कौन से सिक्के चलाए? बहलोल सिक्के चलवाए थे। वह अपने सरदारों को मकसदी अली कहकर पुकारता था। तो बहलोल लोधी क्या करता था? अपने सरदारों को मकसदी अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो बहलोल लोधी क्या करता था कि जब उसके सरदार खड़े रहते थे तो बहलोल लोधी भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां था। 17 जुलाई 1498 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा निजाम खां होता है। निजाम खां सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है 1504 ईस्वी में। तो बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर आता है। बहलोल के बाद उसका बेटा सिकंदर आता है। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। गुलरुखी, तो सिकंदर लोधी क्या करता था कि वो कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था और शीर्षक उसका रहता था गुलरुखी, लेकिन वो जो है फारसी लैंग्वेज में होता था। सिकंदर लोधी फारसी लैंग्वेज में कविताएं लिखता था। गुलरुखी शीर्षक से लिखता था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत की एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसके समय में क्या हुआ था कि संस्कृत का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। सिकंदर लोधी के समय में संस्कृत में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद कराया था। संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ था। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करा था फरहंगे सिकंदरी के नाम से। फरहंगे सिकंदरी में जिसमें आयुर्वेद ग्रंथ है ये, लेकिन ये फारसी लैंग्वेज में है। अनुवाद करा। इसके नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर मूर्ति को ज्वालामुखी मंदिर इसके नगर कोट के जो इसने नगर कोट में जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके क्या किया कि इसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। मतलब सिकंदर लोधी ने क्या किया, नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर था, उस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोधी ने यह काम किया था। ये काम सिकंदर लोधी ने किया था, जिसने आगरा नगर की स्थापना कराई थी। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसने क्या किया, जो मुसलमान ताजिया निकालते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया और मुसलमानों की जो स्त्रियां होती थी उन्हें पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और नहीं, ताजिया निकालने को तो कहा, लेकिन इन सबको प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर लोधी को गले की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। 12 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी का पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके आगरा सिंहासन पर बैठा। अब आगरा के सिंहासन पर सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद आगरा के सिंहासन पर इसका बेटा इब्राहिम लोधी। तो पहले देखा हमने बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी आगरा के सिंहासन पर बैठता है। और आगरा की राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने बनाया था, देखा वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो सिकंदर लोधी क्या करता था, हिंदुओं का त्यौहार आता था होली, तो इसमें वो भाग लेता था। सिकंदर लोधी क्या करता था कि होली का त्यौहार आता था हिंदुओं का, तो उसमें वो भाग लेता था और होली खेलता था सिकंदर लोधी। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइयाँ ने 1505 ईस्वी में कराई थी। तो दिल्ली में जो मोट मस्जिद है, दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोट मस्जिद पहली बार तो दिल्ली में है। मोट मस्जिद दिल्ली में, और इसका निर्माण सिकंदर लोधी का जो प्रधानमंत्री था वजीर मियाँ भुइयाँ ने दिल्ली में मोट मस्जिद का 1505 ईस्वी में बनवाया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया।
तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 21 अप्रैल 1526 इसमें। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन भेजा था? पंजाब का शासक दौलत खां लोदी ने और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। तो इब्राहिम लोदी अपना राज्य भारत संभाल रहा था कि तब तक इब्राहिम लोदी पंजाब का शासक था दौलत खां लोदी। पंजाब का शासक था दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां थे। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने क्या किए कि जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया। फिर उसके बाद यहीं पे बाबर आ जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम इसके जो ये सल्तनत अभी बीता है, जो 5 वंश इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इनके सल्तनत कालीन हम व्यवस्थाओं को देख लेते हैं। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य। बाबर जब आ जाता है यहाँ पे इनको इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव बाबर डालता है। फिर इसके बाद से स्टार्ट होगा मुगल साम्राज्य। तो सल्तनत काल जो अभी हमने पढ़ा, इसके बारे में इसकी शासन व्यवस्था क्या है इसे देख लेते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था और बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावित हो गए। बलबन एवं अमीर के समय अमीर अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। प्रभावहीन किसके समय हुए थे? बलबन और अलाउद्दीन के समय में। अमीर का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के काल में। अमीरों का महत्व सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष किसके समय में था? लोदी वंश के काल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता है। सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। तो मजलिस ए खास होता था, उसमें मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। खलवत मतलब मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी। बार खास होता था, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार खास मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें बुलाता था। खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार आजम इसमें राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सुल्तान राजकीय कार्य का अधिकांश भाग पूरा करता था बार आजम में। मंत्रियों से संबंधित विभाग से देख लेते हैं सल्तनत काल के। तो वजीर प्रधानमंत्री को कहते थे। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। प्रांतों एवं अन्य विभाग से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा मुजरिस ए मुमालिक करता था। महालेखाकार जिसे कहते थे। तो इनका काम मुजरिस ए मुमालिक क्या काम था? प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा मुसरिफ ए मुमालिक करता था। और उधार दिए गए धन का हिसाब किताब मजमुआदार करता था। उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, उधार का जो धन दिया गया धन है उसका हिसाब मजमुआदार करता था। कोषाध्यक्ष खजीन होता था। दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज मुमालिक होता था। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज मतलब सेना होता है। अर्ज मतलब सेना। इसका विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज मुमालिक। अर्ज मतलब सेना, मुमालिक। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था सद्र सद्र मतलब होता है धर्म और सुदूर मतलब दान। ऐसे याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। सद्र मतलब होता है धन और सुदूर मतलब दान। सद्र मतलब धन, सुदूर मतलब दान। काजी उल कजाक सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो काजी उल कजात, काजी मतलब होता है जो न्याय, काजी मतलब जो न्याय करता है, काजी मतलब जो न्याय करता है। मजमुआदार होता था, उधार का देख लेखा जोखा करता था। मजमुआदार उधार का काम करता था। और खजीन कोषाध्यक्ष, खजीन मतलब खजाना रखता था, कोषाध्यक्ष होता था। आरिज मतलब सेना, आरिज मतलब अर्ज मतलब सेना विभाग, अर्ज में सेना विभाग। सद्र मतलब होता है धर्म, सद्र मतलब होता है धर्म। सुदूर मतलब दान, सद्र मतलब धर्म होता है, सुदूर मतलब दान विभाग। तो ये विभाग से रिलेटेड हो। काजी मतलब न्याय विभाग, काजी मतलब न्याय, तो ये न्याय विभाग का हो गया।
बरीद मतलब होता है गुप्तचर, बरीद बरीद मतलब होता है गुप्तचर, बरीद मतलब गुप्तचर, बरीद मतलब गुप्तचर होता है, तो ये गुप्तचर विभाग। बरीद ममालिक मतलब गुप्तचर विभाग। वकील दर, दर मतलब होता है सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा। वकील मतलब एक वकील होता था जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा के लिए होता था, वकील होता था। वकील दर किसके दर पर रहता था? सुल्तान की दर पर रहता था जो व्यक्तिगत सेवा करता था। खैरात, खैरात मतलब होता है दान, दीवाने खैरात, खैरात मतलब दान होता है, खैरात मतलब दान होता है। बंदगान, बंदगान मतलब होता है जो बंदी बने रहते हैं। दास, बंदगान मतलब जो बंदी बने रहते हैं। दास, खैरात मतलब होता है दान, खैरात मतलब होता है दान, खैरात, खैरात मतलब होता है दान देना, बहुत ज़्यादा खैरात को ध्यान देना, दान देना। इस्तिहाक मतलब होता है पेंशन, इस्तिहाक मतलब होता है पेंशन, इस्तिहाक, इस्तिहाक मतलब होता है पेंशन। तो मजबूआदार मतलब मुशरिफ, मुशरिफ होता है प्रांतों और अन्य आय व्यय का। मुशरिफ मतलब जो प्रांत और अन्य विभाग आय व्यय का लेखा जोखा। अब मुशरिफ मतलब आय व्यय, मुशरिफ मतलब आय व्यय। वजीर मतलब प्रधानमंत्री, मुशरिफ मतलब आय व्यय, मुशरिफ मतलब आय व्यय। मजमुआदार मतलब जो उधार, उधार से रिलेटेड। खजीन मतलब जो खजाने को रखता है, कोषाध्यक्ष। आर्ज मतलब अर्ज, अर्ज मतलब सेना। सद्र मतलब होता है धर्म, सद्र मतलब होता है धर्म। सुदूर मतलब होता है दान। काजी मतलब न्याय। बरीद मतलब गुप्तचर। वकील मतलब न्याय। खैरात मतलब दान। और बंदगान मतलब दास, बंदगान मतलब दास। इस्तिहाक मतलब पेंशन, इस्तिहाक मतलब पेंशन। फिर यहाँ पे है विभाग और बनाने वाला प्रमुख। मुस्तखराज, मुस्तखराज मतलब होता है वित्त, मुस्तखराज मतलब होता है वित्त, मुस्तखराज मतलब वित्त होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। मुस्तखराज मतलब होता है वित्त, मुस्तखराज मतलब पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। मुस्तखराज मतलब वित्त होता है। कोही मतलब कृषि होता है, कोही मतलब कृषि होता है। अर्ज मतलब सेना होता है। बंदगान मतलब सैनिक होता है। खराज, खरात मतलब होता है दान। इस्तिहाक मतलब पेंशन होता है। तो मुस्तखराज मतलब वित्त होता है, मुस्तखराज मतलब वित्त होता है। कोही मतलब कृषि होता है, मुस्तखराज मतलब वित्त, मुस्तखराज मतलब वित्त होता है। तो यहाँ मुस्तखराज अलाउद्दीन के समय में। मुस्तखराज अलाउद्दीन, मुस्तखराज अलाउद्दीन। कोही अम्बीटी, कोही अम्बीटी। अर्ज बलबन, अर्ज बलबन का है, अर्ज बलबन का है। कोही अम्बीटी का है, कोही अम्बीटी का है, अर्ज बलबन का है। और फिरोज, खैरात, इस्तिहाक। फिरोज, अरे बंदगान, खैरात, इस्तिहाक। बंदगान, खैरात, इस्तिहाक ये फिरोज का है। बंदगान, खैरात, इस्तिहाक। बंदगान, खैरात, इस्तिहाक, बंदगान, खैरात, इस्तिहाक। इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। बंदगान, खैरात और इस्तिहाक ये तीनों फिरोज का है। बंदगान, खैरात, इस्तिहाक ये तीनों फिरोज का है। अर्ज बलबन का है। कोही एम्बीटी का है, कोही एम्बीटी का है। मुस्तखराज अलाउद्दीन का है, मुस्तखराज अलाउद्दीन का है। मुस्तखराज वित्त होता है, अलाउद्दीन का है। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों और योग्य विद्वानों, धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। तो रियासत मतलब होता है धर्म, दीवानी रियासत मतलब धार्मिक कार्य, रियासत मतलब धार्मिक कार्य, रियासत मतलब धार्मिक कार्य, इसके लिए हो गया। जिसका अध्यक्ष सदर होता था, इसका अध्यक्ष सदर, सदर मतलब सदर होता था जो साधारण प्रधान काजी होता था और न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवान इंसा नाम का राज्य विभाग पत्राचार से संबंध रखता था। इंसा मतलब होता है पत्र, इंसा मतलब होता है पत्र, इंसा मतलब पत्र होता है, पत्र में लिखा हुआ इंसा, इंसा मतलब होता है पत्र। रियासत मतलब धर्म, रियासत मतलब धर्म, धार्मिक कार्य, रियासत में धर्म से रिलेटेड। इंसा मतलब पत्र, इंसा मतलब पत्र। जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद, बरीद मतलब होता है गुप्तचर कहलाते थे। शासन के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। तो लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग फिरोज, लोक निर्माण विभाग फिरोज तुगलक का है। 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 सल्तनत काल अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहते थे। प्रांत, इक्ता मतलब प्रांत, इक्ता मतलब प्रांत, इसे सूबा भी कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। तो जो इक्ता, इक्ता मतलब प्रांत, सूबा मतलब प्रांत, और इसके जो शासन होता था नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। नायब वली या मुक्ति, नायब वली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को सीको जिलों, जो सीको जिलों में विभाजित था। और जो ये इक्ता था वो किस में विभाजित था? सीको में। सीको मतलब जिला, सीको में विभाजित किया गया था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैन्य अधिकारी होता था। जो इक्ता होता था सीको में विभाजित किया जाता था, और जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था।
फिर यहाँ देख लेते हैं। और राजस्व कर व्यवस्था, राजस्व कर व्यवस्था उस्र, उस्र मतलब उस्र क्या होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उस्र, उस्र मतलब होता है मुसलमान से, उस्र का जो मुसलमान से लिया जाता था, जो मुस्लिम होते थे, जिस ज़मीन पे रहते थे उनसे, जो ज़मीन पर रहते थे या जिस ज़मीन की खेती वगैरह कर रहे थे उस भूमि कर लिया जाता है। तो उस्र मुसलमान से भूमि कर लिया जाने वाला है। खराज गैर मुसलमान से, उस्र मुसलमान से, उस्र मुसलमान से। ये उस्र और खराज दोनों ही भूमि कर है, उस्र और खराज दोनों ही भूमि कर है, लेकिन उस्र मुसलमान से और खराज गैर मुसलमान से। उस्र मुसलमानों से, खराज गैर मुसलमानों से भूमि कर था। जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जक़ात ये धार्मिक कर, ये तो ये है भूमि कर, ये उस्र और खराज भूमि कर है। जक़ात और जजिया ये धार्मिक कर है, उस्र और खराज भूमि कर है। और जक़ात और जजिया ये जो है धार्मिक कर है। तो जक़ात मुसलमानों से लिया जाता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जक़ात मुसलमानों से लिया जाता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों से, जजिया गैर मुसलमान से, जजिया गैर मुसलमान से, जजिया गैर मुसलमान से। जक़ात मुसलमान से। उस्र भूमि कर, खराज भूमि कर, उस्र मुसलमान से, खराज गैर मुसलमान से। यहाँ पर है खम्स, ये लूटे हुए धन है, खानों तो भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। कि परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिया, और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था, कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो यहाँ पे है कि जो खम्स होता था वो लूट का धन होता था, जो खम्स होता था वो लूट का धन होता था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने लूटे हुए गड़े हुए जो खजाने मिलते थे, जो खजाना लूटा हुआ जो गड़ा हुआ भूमि के अंदर जो मिलता था, उसमें से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। सिकंदर लोदी ने कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। जो सिख होते थे उन्हें परगनों को, जो पहले तो हमने देखा इक्ता विभाजित था, सिख में सिख विभाजित था परगने में, तो इक्ता विभाजित था, सिख विभाजित था, परगने में विभाजित किया गया। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था, और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। तो जो परगने का अधिकारी कौन होता था, मुख्य अधिकारी आमिल। परगना होता था, परगने का मुख्य अधिकारी आमिल होता था, और जो लगान निश्चित करने वाला अधिकारी मुशरिफ होता था। मुशरिफ लगान निश्चित करने वाला अधिकारी मुशरिफ। परगने में 2 अधिकारी होते थे, एक आमिल जो मुख्य अधिकारी होता था, और एक मुशरिफ जो लगान निश्चित करता था, निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर या 10-100 गाँव के शासन की देखरेख अमीर सदा नाम का अधिकारी करता था। एक शहर की देखरेख या फिर 100 गाँव को मिलाकर जिसके अंडर में था, वो उसे अमीर सदा नाम का अधिकारी करता था, अमीर सदा नाम का अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। तो जो गांव सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, लेकिन गांव में जो सबसे प्रभावशाली लोग होते थे उन्हें खुद कहा जाता था। गांव में जो सबसे छोटे प्रभावशाली लोग होते थे खुद छोटे जमींदार और मुकद्दम, सबसे अधिक प्रभावशाली लोग होते थे खुद और मुकद्दम और पटवारी। खुद मुकद्दम और पटवारी, खुद मुकद्दम और पटवारी। गांव में ये 3 लोग होते थे जो इम्पोर्टेंट होते थे, एक खुद, एक मुकद्दम, एक पटवारी। मुकद्दम मुखिया होता था, मुकद्दम मतलब मुखिया होता था, खुद मतलब जो छोटा जमींदार होता था, और पटवारी गांव का एक पटवारी होता था। तो मुकद्दम खुद और पटवारी, मुकद्दम खुद और पटवारी ये गांव में होते थे। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। जो सुल्तान की जो स्थायी सेना होती थी उनका नाम क्या रखा गया था, खास खेल। खास खेल जो सेना होती थी उसको नाम दिया गया खास खेल। जो अस्थायी सेना परमानेंट वाली जो उन्हें खास खेल नाम दिया गया। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। तो जो मंगोल सेना में सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली था। दशमलव प्रणाली किसका था, मंगोल सेना का था। इसे सैन्यकालीन व्यवस्था में आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक या तथा अर्राद कहा जाता था। तो सल्तनत काल में एक बारूद फेंकने वाली मशीन होती थी। बारूद फेंकने वाली मशीन को
को क्या नाम दिया जाता था? मंगलीक। जो बारूद फेंकने वाली मशीन थी उसका नाम था मंगलीक। तथा अर्राद जो बारूद फेंकने वाली मशीन थी, बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली, बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली जो मशीन थी उसे मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। तो एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन आता है कि एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। एकता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया, लेकिन फिर बाद में फिर से शुरू हुआ था। फिरोज तुगलक ने शुरू कर दिया दोबारा। तो एकता प्रथा को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया, फिर दोबारा स्टार्ट किसने किया था एकता प्रथा को? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने एकता प्रथा को दोबारा स्टार्ट किया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। तो जो यहाँ घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे सल्तनत काल में? तुर्की से मंगवाए जाते थे, अरब से मंगवाए जाते थे, रूस से मंगवाए जाते थे। तुर्की, अरब और रूस से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए जाते थे। और हाथी कहाँ से मंगवाए जाते थे? बंगाल से मंगवाए जाते थे। हाथी बंगाल से मंगवाए जाते थे। और जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे वो तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। और जो सल्तनत काल का जो कानून किस पर आधारित था, मतलब किस चीज़ पर डिपेंड करता था? शरीयत, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस पर आधारित था। जो कानून था वो शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। मुस्लिम कानून के कौन से महत्वपूर्ण स्रोत थे? 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो मुस्लिम कानून के जो 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? कुरान है, हदीस है, इजमा है। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास है। फिर उसके बाद यहाँ देख लें, सुल्तान सप्ताह में दो बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान न्याय करने के लिए दरबार में कितनी बार उपस्थित होता था? सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए 2 बार उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। सल्तनत काल में जो लगान निर्धारित करने वाली जो प्रणाली थी, लगान निर्धारित करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्तई जो लगान निर्धारित करने वाली प्रणाली होती थी उसे कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। भूमि की नाप जोख किया जाता था और उसके बाद उसका क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, उसे मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। तो भूमि का नाप जो उसके क्षेत्रफल को देखा जाता था उसे मसाहत कहा जाता था और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। और 10 अश्वारोही को जो है एक सरे खेल कहा जाता है। एक सरे खेल, 10 सरे खेल को एक सिपह सालार कहा जाता था। और 10 सिपह सालार को एक अमीर, 10 अमीर को एक मलिक और 10 मलिक को एक खान। प्रसिद्ध स्थान प्रसिद्धि के कारण सरस्वती क्या है? अच्छी किस्म की चावल के लिए सरस्वती में चावल। अनिलवाड़ा में व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में अनिलवाड़ा तीर्थ स्थल सरस्वती में चावल के लिए अनिलवाड़ा तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव रेशमी रजाई के लिए सतगांव से रेशमी रजाई मिलती थी। आगरा से नील उत्पादन। बनारस से सोने चांदी व जड़ी काम के लिए बनारस में सोने चांदी व जड़ी काम के लिए। फिर उसके बाद है यहाँ पे पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि के जो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में जो जमीन रहती थी उसे खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीन कर जो दान में पहले से दी गई भूमि थी उनको वापस ले लिया और उसका नाम खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन जो मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। जो मुद्रा व्यवस्था थी सल्तनत काल में, जो मुद्रा व्यवस्था थी वो चांदी का टंका था और तांबे का दिरहम था। सल्तनत काल में चांदी का टंका था और तांबे का दिरहम, जो टंका था वो चांदी का था और दिरहम तांबे का था आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में देवल जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। फिर विजयनगर साम्राज्य से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।